इस एक्सप्लेनर में स्वागत है, जहां आज हम अकाउंटिंग के बेसिक लॉजिक को डिकोड करेंगे और देखेंगे कि इसे टैली प्राइम 7.0 के डिजिटल इंटरफेस में बिल्कुल सटीक तरह से कैसे ट्रांसलेट किया जाता है। तो चलिए फटाफट आज के इस रोड मैप पर एक नज़र डालते हैं। पहला है द मूव टू डिजिटल, दूसरा द गोल्डन अकाउंटिंग रूल्स, तीसरा सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट, चौथा सेटअप इन टैली प्राइम और पांचवा लेजर्स एंड वाउचर्स। बस इतना समझ लीजिए, रियल वर्ल्ड फाइनेंस और डिजिटल रिकॉर्ड्स के बीच का फासला अब बिल्कुल खत्म होने वाला है। पहला हिस्सा, द मूव टू डिजिटल। आखिर पुराने बही खातों से हमें डिजिटल सॉफ्टवेयर तक आने की जरूरत ही क्यों पड़ी? दरअसल जब बिजनेस बड़ा होता है तो मैनुअल रजिस्टर्स में डेटा खोने या कैलकुलेशन में गलतियां होना बहुत आम बात है। डिजिटल होने से आधुनिक एमएसएमईज के लिए ये सारे रिस्क बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। ये सफ़र वैसे काफ़ी दिलचस्प है। 1986 में जो एक आम सा कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर प्यूट्रॉनिक्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नाम से शुरू हुआ था, वही आज का मॉडर्न और जीएसटी रेडी स्टैंडर्ड टैली प्राइम 7.0 बन चुका है। टैली शब्द का मतलब ही है गणना करना या हिसाब मिलाना, और यही सादगी इसे इतना पॉपुलर बनाती है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, द गोल्डन अकाउंटिंग रूल्स। टैली या किसी भी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करने से पहले अकाउंटिंग की ग्रामर को समझना सबसे ज़रूरी है। बिना डेबिट और क्रेडिट के इन गोल्डन रूल्स को समझे कोई भी डिजिटल टूल सही रिजल्ट दे ही नहीं सकता। तो सबसे अहम बात यह है कि हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एक डबल एंट्री सिस्टम पर चलता है, जिसे 3 मुख्य हिस्सों में बांटा गया है: रियल, पर्सनल और नॉमिनल। सीधे शब्दों में कहें तो अगर बिजनेस में कुछ आता है तो बदले में कुछ जाता भी है। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए बिजनेस के लिए 10,000 रुपए का एक फिजिकल एसेट यानी सोफा नकद खरीदा गया। रियल अकाउंट का नियम कहता है जो बिजनेस में आए उसे डेबिट करें और जो बाहर जाए उसे क्रेडिट करें। यहाँ सोफा अंदर आया तो वो डेबिट हुआ और नगद यानी कैश बाहर गया तो वो क्रेडिट हो गया। है ना बिल्कुल आसान। अब पर्सनल अकाउंट की बात करें तो यहाँ सारा फोकस फंड्स का लेन देन करने वाले इंसानों या संस्थाओं पर होता है। नियम कहता है रिसीवर को डेबिट और गिवर को क्रेडिट करें। जैसे अगर अजय ने अमन को 50,000 रुपए दिए तो अमन यहाँ पैसे प्राप्त कर रहा है, इसलिए उसका अकाउंट डेबिट होगा, और अजय पैसे दे रहा है इसलिए अजय क्रेडिट होगा। और जो अमूर्त चीज़ें हम सीधे देख नहीं सकते, जैसे खर्चे और आमदनी, उनके लिए नॉमिनल अकाउंट का नियम लगता है। इसके हिसाब से बिजनेस के सभी खर्चों और नुकसान को डेबिट किया जाता है। तो 5,000 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी बिल एक खर्च है, इसलिए ये डेबिट होगा। और क्योंकि कैश बिजनेस से बाहर जा रहा है तो पिछले नियम के मुताबिक कैश क्रेडिट हो जाएगा। ये सारे रूल्स एक दूसरे से बड़ी खूबसूरती से जुड़े हुए हैं। तीसरा हिस्सा है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना होगा क्योंकि अकाउंटिंग की दुनिया में अक्सर यहाँ लोग उलझ जाते हैं। सवाल ये है कि आखिर पैसे का असली मालिक है कौन, बिजनेस या बिजनेस चलाने वाला मालिक? इसी को सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट कहते हैं, जो ये तय करता है कि बिजनेस का पैसा मालिक की पर्सनल वेल्थ से बिल्कुल अलग है। बिजनेस के जो भी एसेट्स या खर्चे हैं उन पर सिर्फ बिजनेस का हक है, इसलिए वे डेबिट होते हैं। लेकिन मालिक ने शुरू में जो पैसा लगाया है वो बिजनेस के लिए एक तरह की बाहरी देनदारी ही है। यही वजह है कि मालिक का कैपिटल इन्वेस्टमेंट हमेशा क्रेडिट होता है, क्योंकि अकाउंटिंग की नज़र में ये एक ऐसी पूंजी है जिसे बिजनेस को कभी ना कभी मालिक को वापस लौटानी है। यहाँ बिजनेस और मालिक दोनों बिल्कुल अलग अलग एंटिटीज हैं। चौथा हिस्सा देखते हैं, सेटअप इन टैली प्राइम। रूल्स तो समझ लिए, अब बारी है इन्हें डिजिटल रूप देने की। चलिए अब टैली प्राइम 7.0 खोलते हैं और देखते हैं कि इन थ्योरी वाले नियमों को असल सॉफ्टवेयर में कैसे लागू किया जाता है। डिजिटल बुक सेट करने की पहली सीढ़ी है कंपनी की प्रोफाइल बनाना। जैसे ही सॉफ्टवेयर खुलता है, गेटवे ऑफ टैली स्क्रीन से ऑल्ट और के दबाकर सीधा कंपनी मेन्यू खुल जाता है। वहां क्रिएट कंपनी चुनकर बिजनेस का नाम और फाइनेंशियल ईयर जैसी जानकारी भर दी जाती है। यहीं से डिजिटल अकाउंटिंग का सारा काम शुरू होता है। और इस इंटरफेस को चलाना इन कमाल के शॉर्टकट्स की मदद से काफी आसान हो जाता है। गेटवे ऑफ टैली तो मेन डैशबोर्ड है ही। F11 और F12 की से GST और ज़रूरी कॉन्फ़िगरेशन सेट किए जा सकते हैं। लेकिन सबसे शानदार है ऑल्ट और G यानी गो टू फीचर। कोई भी मौजूदा काम बिना बंद किए सीधे किसी भी नई रिपोर्ट पर जाया जा सकता है।
बिल्कुल, ब्राउज़र में एक नया टैब खोलने जैसा। अब आते हैं अपने आखिरी और 5वें हिस्से पर, लेजर्स एंड वाउचर्स। अब तक जो भी नियम समझे उन्हें सॉफ्टवेयर में विशिष्ट श्रेणियों के साथ टाइप करना होगा। एक रोचक नंबर पर ध्यान देते हैं, 28। टैली के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट 28 प्री डिफाइंड ग्रुप्स होते हैं। ये ग्रुप्स हर संभव बिजनेस ट्रांजैक्शन को ऑटोमेटिक रूप से कैटेगराइज कर देते हैं, यानी सॉफ्टवेयर पहले से जानता है कि खर्च और आय क्या है। इसे और आसान भाषा में समझें तो लेजर एक स्पेसिफिक फाइल है, जैसे रेंट अकाउंट या अजय का अकाउंट, और ग्रुप वो कैबिनेट है जो बताता है कि ये फाइल किस बारे में है, जैसे कि क्या अजय हमारा देनदार है या ये एक इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। बस इतना सा लॉजिक मुश्किल लगने वाले अकाउंटिंग टर्म्स को बहुत आसान बना देता है। अब डिजिटल पेपरवर्क को सही वाउचर के साथ जोड़ने की बारी। बिजनेस से पैसा बाहर जाने पर F5 दबाइए, पैसा आने पर F6, और कोई सामान खरीदने की एंट्री करनी हो तो F9। वैसे एंट्री करते वक्त अगर अचानक याद आए कि कोई नया लेजर बनाना है तो पूरा प्रोसेस छोड़ने की जरूरत नहीं, बस Alt और C दबाइए और तुरंत नया लेजर बन जाएगा। ये शॉर्टकट सच में बहुत समय बचाता है। सबसे अच्छी बात यह है कि ये सॉफ्टवेयर सारा मुश्किल गणित अपने आप कैलकुलेट कर लेता है। डेटा एंट्री होने के बाद बिजनेस की वित्तीय हेल्थ चेक करना बस कुछ क्लिक्स का काम रह जाता है। गेटवे से प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रायल बैलेंस पर जाइए और पूरी डिटेल देखने के लिए बस Alt और F5 दबा दीजिए। 1 सेकंड में पूरा एनालिसिस सामने आ जाता है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले इस विचार पर जरूर गौर कीजिएगा। अगर मैनुअल बही खातों में एक छोटी सी सिंगल एंट्री की गलती भी किसी छोटे उद्यम को चुपचाप दिवालिया कर सकती है, तो इस डिजिटल ट्रांसलेशन को ठीक से समझना मॉडर्न MSMEs का भविष्य कितनी तेजी से सुरक्षित कर सकता है। अकाउंटिंग सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये एक सफल बिजनेस के सर्वाइवल की भाषा है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमेशा सीखते रहें।